मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का हमारे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। तो आज का जो हम लोग का डिस्कशन है था केस स्टडी, उसके बारे में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ लिया था कि केस स्टडी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ लिया था, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, उसके सोर्सेस पढ़ लिए थे। और आज हमारा जो उसके आगे हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि जो केस स्टडी होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से कहना है कि आप लोग मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर और उसके जो केस स्टडी था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे केस स्टडी की क्या होती है, तो केस स्टडी का महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना था। तो कूली कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है, जो व्यक्तिगत अध्ययन की जो विधि होती है हमारे बोध ज्ञान को विकसित करती है और जीवन के बारे में एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कूली की इसी कथन, जो इन्होंने कथन कहा है, इसी के आधार पर जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है उसके गुणों, उपयोगिता तथा बारे में बताया गया है। क्या क्या गुण होते हैं इसमें। तो पहला है, इसमें इकाइयों का गहन अध्ययन संभव है, क्योंकि इसमें जो कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या समुदाय होता है उसकी सभी इकाइयों का हम सूक्ष्म से अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो इकाइयाँ होती हैं जिनका विषय हम लेते हैं उनका हमें जो है ना गहराई से ज्ञान हो जाता है उसके बारे में। यहाँ पर वैध परिकल्पनाओं का निर्माण भी संभव होता है, क्योंकि जो वैध परिकल्पनाएं हैं उनमें उसको बनाने में इसमें बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि हम उसके बारे में बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो उसके बारे में हमें क्या हाइपोथेसिस बनानी है उसके बारे में हमें यहाँ सहायता हेल्प मिल जाती है। अध्ययन प्रपत्रों के निर्माण में सहायक होती है और ये प्रपत्र क्या होते हैं, प्रश्नावली हो सकती है, अनुसूची हो सकती है या साक्षात्कार अनुसूची भी हो सकती है, ये किसी रूप में भी हो सकती है, लेकिन ये अध्ययन के प्रपत्रों को निर्माण में सहायक होती है। वर्गीकृत जो प्रतिचयन होता है हम करते हैं उसमें भी ये हेल्प प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, क्योंकि समुचित और पूर्ण अध्ययन करने के लिए प्रत्येक स्तर पर, यानी कि जो 2 या 3 स्तर के जो पृथक स्तर होते हैं वहाँ से यह निर्देशन को लेना आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हम प्रत्येक स्तर से निर्देशन लेंगे नहीं तब तक जो प्रतिचयन है वो हमारा त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि वो सभी लोगों को, सभी जो इससे संबंधित हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पृथक पृथक लेयर से पृथक पृथक प्रतिचयन यहाँ पर हम कर सकते हैं इसकी सहायता से। विरोधी इकाइयों का चयन होता है, किया जाता है, अर्थात जो विरोधी इकाइयाँ होती हैं अध्ययन की, है ना, अध्ययन की जो विरोधी इकाइयाँ होती हैं जो हमें लगती है बेकार है, फालतू है, निरर्थक हमें प्रतीत होती हैं, उन इकाइयों से भी हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं या तथ्य प्राप्त हो जाते हैं, जिनको हम बेकार या अच्छा नहीं, मतलब फालतू समझते हैं, उनसे भी हम यहाँ पर कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। अनुसंधानकर्ता के यहाँ पर ज्ञान का विस्तार हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्तिगत अध्ययन है इसमें हम व्यक्तिगत प्रलेखों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों का यानी कि जैसे डायरियाँ हैं, उनके व्यक्तिगत पत्र हैं, उनके जीवन इतिहास है, उनके बारे में काफ़ी कुछ हम यहाँ जान लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो भी व्यक्ति है, कोई भी संस्था है, समुदाय के बारे में हम यहाँ गहनता से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति का जो अनुसंधान करता है, जो संबंधित विषय है, कोई भी व्यक्ति या संस्था है, जो भी उसका विषय है उससे संबंधित उसको ज्ञान में काफ़ी विस्तार हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सूक्ष्म तरीके से उसके बारे में बेसिक ज्ञान, जो प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसमें काफ़ी विस्तार हो जाता है, क्योंकि उसका सूक्ष्म अध्ययन वो कर लेता है। मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक होती है, अर्थात अनुसंधानकर्ता जब तक अध्ययन की इकाइयों से संबंधित अध्ययन इकाई से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनकी रुचियों, मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों को का जो ज्ञान है उसको प्राप्त किए बिना यहाँ व्यक्तिगत अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। यानी कि जो आप जो भी
व्यक्ति ले रहे हैं, संस्था ले रहे हैं, उसके पीछे क्या मनोवृत्ति है, क्या उद्देश्य है उनके पीछे, उनकी रुचियाँ क्या रही हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर जो है विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ताकि जो है ना हमें जो अपना अध्ययन है उसके बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त हो सके। अगर हम उनकी मनोवृत्तियों, रुचियों और उनके जो विचार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ये व्यक्तिगत अध्ययन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन में ही हम गहनता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के विचार है, किसी सामाजिक घटना के संबंधित जो विचार हैं उनकी क्या, उनकी राय है, उनकी मनोवृत्ति क्या है, उनका देखने का दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में हम व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा ही जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें दीर्घ प्रक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है, अर्थात यहाँ व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा अध्ययन की इकाई जो होती है उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य के दोनों को समझकर यहाँ समन्वय करके यहाँ यथार्थ निकालने में सहायक होता है। यानी कि ऐतिहासिक बताया था ना, जब आपको प्रकार बता रहे थे तो वहाँ बताया था कि जो टाइप्स होते हैं उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अतीत, यानी अगर हम किसी व्यक्ति का अगर अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, उसके आज के जो वो आज का जिस ओहदे पे या किसी पद पर जो है ना बैठा हुआ है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे? अतीत से शुरू करेंगे ना, कि अतीत में वो कब पैदा हुआ था, तो उसका जन्म कब हुआ था, उसने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त करी, उसके पीछे क्या जो प्रेरक तत्व थे वो क्या रहे होंगे, उसने कब किस किस अवधि जो अवधि है उसमें किस किस तरह की घटनाएं घटित होते हुए भी आज वो इस पद पे पहुंचा है। तो यहाँ क्या हुआ, वो पहले जो भाग था वो अतीत हो गया। वर्तमान प्रेजेंट टाइम क्या हुआ, जो आज उसके साथ उसने उपलब्धियां ग्रहण कर रहा है या समाज को योगदान दे रहा है, किसी व्यक्ति को योगदान दे रहा है या अपने ही बारे में वो कुछ कर रहा है, उसके बारे में आज का ज्ञान कहाँ पर होगा? समकालीन, जो समकालीन वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जानकारी होगी, और वर्तमान की जानकारी को लेते हुए भविष्य की घोषणा या गणना करते हैं। तो इन तीनों के आधार पर हम यहाँ क्या करते हैं, इन तीनों का समन्वय करके हम अपने जो स्टडी है उसका विश्लेषण करके यथार्थ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक अध्ययन में सहायक होती है क्योंकि बेसिक ज्ञान होता है, अवलोकन वगैरह बताया था, अवलोकन है और जो अनुसूची है इनके माध्यम से गहनता से जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राथमिक अध्ययन यहाँ से प्राप्त होते हैं। या मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है उसमें सहायक होती है, यानी कि इसके कारण जो मानसिक चिकित्सक हैं, मानसिक चिकित्सक जो होते हैं व्यक्ति की सामाजिक दशाओं का अध्ययन करके के बारे में जान सकते हैं कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो किस परिस्थितियों में रही होगी, है ना, उसकी मानसिक स्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर जो है, जो मानसिक रोगियों का चिकित्सक है, वो यहाँ पर अपने मरीज की जो मानसिक दशाएं हैं उसका अध्ययन कर सकता है, उसके पीछे क्या कारण हैं होंगे उसका अध्ययन कर सकता है, और मनोरोगों की चिकित्सा करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन इसमें सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक जो इस तरह के मानसिक रोगी होते हैं, जब तक उसके कारणों का, अगर कारणों का पता चल जाए तो निराकरण करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा ही ये प्राप्त किया जा सकता है कि आज जो व्यक्ति की स्थिति है उसके पीछे कारण क्या रहेंगे, प्रेरक तत्व उसके क्या रहे होंगे, जिसके कारण उसकी जो उसको ठीक करने में सहायता मिल सकती है। तो आप यहाँ कह बता सकते हैं कि जो व्यक्तिगत अध्ययन है वो मनोरोगों की चिकित्सा में सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। अब हम बात कर देखते हैं कि व्यक्ति के जो अध्ययन होता है उसकी दो से सीमाएं क्या होती है, कि उसकी लिमिटेशन क्या है ना, डिमेरिट्स क्या हैं उसकी, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ब्लूमर का एक कथन है कि ब्लूमर ने व्यक्ति अध्ययन को अपर्याप्त तथा अवैज्ञानिक मानते हैं। जो ब्लूमर हैं वो इसको अपर्याप्त तथा वैज्ञानिक मानते हैं, और इस कथन के संदर्भ में ही व्यक्तिगत अध्ययन की जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें पहला है ये अत्यधिक सीमित अध्ययन है, क्योंकि इसमें जो शामिल जो इकाइयाँ होती हैं उसमें संपूर्ण जो समग्र है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि जो व्यक्तिगत इकाइयाँ होती हैं उसमें हम बहुत से लोगों को नहीं लेते हैं ना, तो वो आप यहाँ भी ये नहीं कह सकते कि जो थोड़े सो व्यक्ति जिनको हमने लिया है वो पूरे जो समूह है, समुदाय है, संस्था का अध्ययन, समग्रता का अध्ययन या प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, यहाँ हम इस तरह की नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अत्यधिक सीमित अध्ययन है।
दोष उन प्रलेखों पर निर्भर करता है, क्योंकि अक्सर हम जो प्रलेख होते हैं, आगे पांडुलिपि होती है, इतिहास होते हैं, जीवन इतिहास होता है, डायरियाँ होती हैं, उस पर हम बहुत कुछ निर्भर करते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखने में आता है कि जो व्यक्ति होता है, कभी कभी उन यहाँ पर अपनी डायरियाँ हैं, उनके पांडुलिपियाँ हैं, वहाँ पर सही कभी कभी कुछ बहुत सी चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, है ना। वो बहुत सी गलत जानकारियाँ दे सकता है या किसी पर ब्लेम लगा सकता है। तो उस वो जो जानकारी ले रहा है कि वास्तव में वो सही है या नहीं सही है, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन नहीं कर सकती। इसके बारे में हम यहाँ पे जान नहीं सकते हैं कि जो हम लोगों ने प्रलेख लिए हैं वो वास्तव में तथ्यपूर्ण है या नहीं है। इसके बारे में आशंका हमें बनी रहती है। पक्षपात की इसमें संभावना बनी रहती है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था का अध्ययन कर रहे हैं जो जिसके बारे में आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, है ना, इंटरेस्टेड हैं और उसके बारे में आप बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर उस संस्था के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको मिले जो समाज विरोधी हो या अच्छा ना हो, तो आप क्या करते हैं, उस अपने जो व्यक्तिगत अनुभव हैं या मनोवृत्ति है उसके हिसाब से आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि आपकी जो संवेदनाएं हैं या आपकी भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पक्षपात का कारण बन जाती हैं यहाँ पर। इसमें प्रतिचयन का चुनाव जो किया जाता है वो वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा न होकर सुविधापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होता है। आपको ये पहले बताया था ना, यहाँ पर इकाइयों को चयन कर लिया जाता है। हम किस बाल अपराधी का चयन कर रहे हैं, तो हमको पता होता है कि हमें कहाँ जाकर अपनी सुविधा के अनुसार हम चीज़ों को चयन करते हैं कि कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ वैज्ञानिक ना होकर क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण और सुविधापूर्ण होता है। जहाँ हमें सुविधा होती है वहीं से हम इकाइयों का चयन कर लेते हैं। यह अत्यधिक खर्चीली विधि होती है, क्योंकि इस पद्धति में जो इसके अंतर्गत जो इकाइयाँ होती हैं उस इकाइयों का अध्ययन करने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है और इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। बहुत सी पांडुलिपियाँ हैं, जल्दी नहीं मिल पाती। इतिहास की आप जाइए, इतिहास की पांडुलिपियाँ वगैरह जल्दी आपको नहीं मिल पाती, उसका परमिशन लेने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। या फिर अगर आप कुछ चीज़ों को ख़रीदते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह की ये जो बहुत खर्चीली विधि होती है, क्योंकि इसमें बहुत लंबे अरसे तक अध्ययन किया जाना है। व्यक्तिगत अध्ययन में सूचनाओं का संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण में बहुत कुछ अध्ययन करता है कि स्वेच्छा पर निर्भर करता है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः इसमें विश्वसनीयता की जो चीज़ है, विश्वसनीयता की जो जांच है उसकी कसौटी वो उस कसौटी को ये प्रभावित करता है। यानी कि उस कसौटी पे खरा नहीं उतरता, उतर भी सकता है और नहीं भी उतर सकता है, लेकिन विश्वसनीय कितनी है इसके बारे में हमेशा आशंका बनी रहती है। लेकिन अगर हम डीमेरिट्स और इसकी इम्पोर्टेंस की दोनों को अगर हम देखते हैं तो इन सबको देखने के बाद लगता है कि जो सामाजिक तथ्य हैं, जो व्यक्तिगत अध्ययन है, इसके विश्लेषण में सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण में जो व्यक्तिगत अध्ययन है वो एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। अगर इसकी डीमेरिट्स को थोड़ा सा हम सावधानी पूर्वक अप्लाई करें तो ये बहुत हद तक जो है ना, हमें जो अपना सूचनाएं हैं उनको गहनता से जानकारी यहाँ प्राप्त करा सकता है। तो इस तरह से हम व्यक्तिगत अध्ययन में कुछ सावधानियां बरत कर हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी। यहाँ पर आज हम क्लास ख़त्म करते हैं। तो जाने से पहले आज मेरे जो क्लास है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो आपका केस स्टडी जो भी आपकी मैथोलॉजी चल रही है वो मैथोलॉजी केवल एक मतलब एक वे के लिए नहीं है। ये आपको नेट में आएगा काम, पीएचडी में भी आएगा काम, है ना। नेट जेआरएफ आप करते हैं वहाँ भी काम आता है। आपका पीएचडी है, यूजी पीजी सब कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपका जो यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम होता है, आपका जीडीसी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आप बहुत डीपली जानकारी बहुत पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने काफ़ी हद तक आपको बता दिया है और बहुत सरल शब्द में बता दिया गया है। आशा करती हूँ आपको केस स्टडी कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि केस स्टडी होता क्या है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।